नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्री की तैयारी में निरंतर प्रयासरत होंगे। कुछ आईएएस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको इकोनॉमिक्स की खासकर या विशेषकर क्लासेस दी जा रही हैं, जिनके माध्यम से आप केवल न केवल यूपीएससी की बात करिए, एमपीएससी की बात करिए, रेलवे की बात करिए, एसएससी, व्यापम, बिहार पीएससी, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ पीएससी जैसे एग्जाम्स को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने संपूर्ण कोर्स को कुछ इस प्रकार से डिजाइन करने का प्रयास किया है जिससे आप इकोनॉमिक्स की सारी चिंताएं, यूनिट 6 की समस्त चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। इस दिशा में हम आज क्लास नंबर 8 लेकर आ रहे हैं। एमसीक्यू की ये क्लास नंबर 8 है, जहां पर हम विधिवत तौर पर 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स आपको करवाते जा रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उस आईएएस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, अपने साथियों को जोड़ना है। क्लासेस की पीडीएफ के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। और अब आई थिंक आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम किस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। भारत में उद्योग की ये क्लास है। आर्थिक दृष्टिकोण में आपको समझाऊंगा, मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम संपूर्ण क्लासेस को पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं फिर से आपको बोलूंगा, हमारी इन क्लासेस की सारी पीडीएफ आपको कुछ आईएएस एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन पे मिलेगी, जो कि किया के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। किसके नाम से बच्चों? की किया के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे। आप जैसे ही गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे, वहां पर आप पाएंगे शिक्षा की भ्रांति नहीं, शिक्षा की जो है क्रांति, शिक्षा की क्रांति, इस तरीके से आप जो है टाइटल लेके देखेंगे, वहीं पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ भी देख लीजिए और आसानी से सारी क्लासेस को डिटेल से देखिए। मैं बहुत अच्छे से आपको संपूर्ण क्लासेस करा रहा हूं। यद्यपि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं है, बावजूद इसके मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए कुछ बेहतर दे सकूं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। सभी लोग तैयार हैं? सभी को राधे राधे, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद और सभी का हृदय से स्वागत है। विवेकानंद जी के इस वक्तव्य से मैं अपने आज के सेशन को शुरू करूंगा। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युग दूत के नाम से जो है फेमस हमारे विवेकानंद जी आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। चलिए शुरुआत करी जाए। ठीक है बच्चों। ऑल पावर्स इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सारी समस्त शक्तियां आपके अंदर हैं, आप जो चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं, बशर्ते आप उतना करने की इच्छा रखें। चलिए शुरुआत करते हैं आपके सपनों को साकार करने की दिशा में। हमारे द्वारा ये पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करें। नंबर 1 प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से आता है बच्चों की, रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा होना आवश्यक है, यह आपको बताना है। रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा होना आवश्यक है। प्रश्न यदि आपने पढ़ लिया है तो फटाफट अपने आंसर दीजिए। जो लोग आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैंने उनको प्रोसेस बता रखी है कि आपको फटाफट क्या करना है, अपने आंसर देने हैं। 30 सेकंड का मैं समय देता हूं और 30 सेकंड के समय के बाद मैं आपको जो है एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि अपने फाइनल आंसर को बता देता हूं। ठीक है। और मैं सभी का नाम इस सेशन पे तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको अभी जो है ऐसा समझिए कि सभी लोगों को आपको जो है अपना सहयोग बांटना है, जिसके बेसिस पे हम जो है लाइव आ सकें। हमको जो है आपका जितना प्रेम मिलेगा, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब करवाना है। चलिए सबसे पहले प्रश्न आता है, रिकार्डो की बात होती है तो रिकार्डो जो अर्थशास्त्री हैं वो क्या बोलते हैं, उसको ध्यान से सुनो, फिर आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। वो ये बोलते हैं कि उत्पाद को उत्पादित करने हेतु विशिष्टता सर्वप्रथम हासिल करनी होती है। मतलब आप कोई सा भी जो यदि प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो उस प्रोडक्ट में आपको अपनी एक स्पेशलिटी हासिल करनी होती है, जिसके आधार पर आप किसी उत्पाद की तुलनात्मक लागत में डिफरेंशिएट कर सके। मतलब जैसे सपोज दैट मान के चलिए आप गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। किसका उत्पादन कर रहे हैं? गेहूं का, व्हीट का आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको दूसरों के कंपैरिजन में अपने गेहूं की कॉस्ट इतनी तो लानी होगी। 19-20 चलता है, जैसे मान के चलो कहीं गेहूं जो है 20 रुपए किलो मिल रहा है, तो आपके यहाँ 19 रुपए किलो मिले तो चल जाएगा। परंतु कहीं 20 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है और आपके यहाँ का गेहूं मान के चलो अपन मान लेते हैं कि ये मोटे तौर पे मान लेते हैं इसको कि ये 30 रुपए किलो है। मतलब वैश्विक स्तर पे आपके गेहूं की कीमत ज्यादा है, जिसके आधार पर आपके गेहूं को कोई खरीदना
नहीं चाहेगा। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होता है बच्चों तुलनात्मक लागत अंतर। मुझे पता है बहुत सारे कम बच्चों को बना होगा और मैंने आपको बोल रखा है कि मैं हर प्रश्न इस तरीके से रखने का प्रयास करता हूं ताकि आपको बैलेंस बना रहे। उसके साथ साथ आपको ये बात भी समझनी होगी कि इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न जो है आपके लक फैक्टर को प्रतिबिंबित करते हैं कि आपका लक कितना है इन सारे एग्जाम्स में। जिसका लक अच्छा होगा उसका ये आंसर तुक्के में भी सही चला जाएगा, जिसका लक अच्छा नहीं होगा वो इन बने बनाए प्रश्नों को बिगाड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप तैयार है? मजा आ रहा है? बिल्कुल सभी लोग जो जुड़ चुके हैं, ये कोई बोलने वाली बात नहीं होती। आप लोग इतने अच्छे से लाइव आते हैं, क्लासेस को देखते हैं, तो थोड़ी सी आप एक स्टूडेंट भावना ही कह दीजिए, आपको लाइक कर देना चाहिए सेशंस को, और जो है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दे सकते हैं। एंड ऑफ द क्लास दीजिए कि सर कैसी लगी क्लास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सी कथन सत्य है, ये आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विथ रेफरेंस टू द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। Number one is Make in India program was started in the year 2014. Its objective is to encourage companies to manufacture in India and to facilitate investment. What would be the answers? Select the correct answers from the code given below. दीजिए अपना आंसर। बिल्कुल सभी प्यारे अभ्यर्थियों का स्वागत है जो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब तक आप आंसर दीजिए तब तक मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मजा आता होगा आप लोगों को स्टोरी सुनने में, तब तक आप बढ़िया लिखते भी रहिएगा। देखो एक कॉन्सेप्ट चला बच्चों, इस कॉन्सेप्ट का नाम था मेक इन चाइना। क्या नाम था? मेक इन चाइना। चाइनीज सरकार के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई जिसको कहा गया मेक इन चाइना। मेक इन चाइना की सक्सेस हुई, मतलब कहीं ना कहीं ये पॉलिसी जो लाई गई थी इसमें सक्सेस मिल गई चाइना को। क्यों? क्योंकि चाइना में सस्ता लेबर फोर्स मिल गया, लेबर फोर्स के साथ साथ रॉ मटेरियल भी कुछ हद तक अवेलेबल हो गया। उसके साथ साथ वहां की सरकार जो है ना एक तरीके से अपने फेवर में काम करती है। वहां की सरकार जो है एक तरीके से श्रमिकों के फेवर में तो कार्य करती नहीं है। इन सारी परिस्थितियों ने चाइना को जो है उत्पादन के क्षेत्र में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे आगे पहुंचा दिया। इतनी बात क्लियर है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने भी ये कॉन्सेप्ट सोचा कि हम मेक इन चाइना की तरफ से मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लेकर आए। तो मेक इन चाइना के कॉन्सेप्ट पर मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट 25 सितंबर 2014 को लाया गया बच्चों। कब लाया गया? 25 सितंबर 2014 को। इतनी कहानी बन गई आप। तो ये तो एक प्रश्न आपको बिल्कुल बन रहा होगा। अब एक ऑप्शन आपका सही हो गया। यहाँ पर करा क्या जा रहा है, हम जो है भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के रूप में प्रयासरत हैं। ध्यान से सुनना, वैश्विक विनिर्माण हब हम भारत को बनाना चाहते हैं। तो वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के उद्देश्य से हम भारत को या भारत में वे संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे जिनके माध्यम से भारत में जो है उत्पादन सेक्टर को या प्रोडक्शन सेक्टर जो है फलीभूत हो सके। ये बात समझ गए बात को। इसी के परिणाम स्वरूप ये परिकल्पना की गई है मेरे प्यारे बच्चों कि इसके आधार पर आप इस बात को समझेंगे कि भारत में रोजगार का सृजन भी हो जाएगा। किसका सृजन हो जाएगा? रोजगार का। और आपको ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं कि रोजगार का सृजन होता है, दैट मीन्स आय का सृजन होता है या आय में वृद्धि होती है। तो अंततः एक तीर से दो निशाने को साधने का एक प्रयास करा गया है, अर्थात हम भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन तो दे ही दें, उसके साथ साथ भारत को वैश्विक विनिर्माण हब में परिवर्तित करें और ये भी ध्यान में रखें कि भारत में रोजगार का सृजन होगा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे और इस अनुसार आपके प्रश्न का आंसर अब सुन लो, 1 और 2 दोनों होने वाला है। दैट मीन्स सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? याद होते जा रहा है ना? बिल्कुल। हम बच्चों एमपी की इकोनॉमी को कुछ इस प्रकार से बनाने के लिए प्रयासरत हैं जिसके आधार पर हम एमपी की इकोनॉमी को सबसे बेस्ट करके दें, आपकी यूनिट 6 को बेस्ट करके दें। और मैं आपसे फिर से बोलूंगा, यदि आप मेरी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन पूर्वक ही कहूंगा, आपको मैं किसी भी प्रकार की बुक को परचेज करने नहीं दूंगा। आप सिर्फ क्लास पढ़ें, आपको सब कुछ क्लास में मैं करवा दूंगा। चलिए, इस आधार पर हमारे द्वारा बहुत स्पेशल कोर्स लॉन्च करे गए हैं। आप यदि एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो बच्चों इस लिंक से हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। यदि आप एप्पल का आईफोन यूज करते हैं तो आप इस लिंक से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एक कॉम्बो बैच लॉन्च करा है बच्चों। ये कॉम्बो बैच में आप समझ लो, यदि हमारे इस एप्लीकेशन या चैनल में आप इससे जुड़ते हैं, इस कॉम्बो बैच से जुड़ते हैं ना,
तो लगभग आप ऐसा मान के चलिए कि लगभग आपको सारी सुविधाएं हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। लगभग कैसी मिल जाएंगी? फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। मतलब मैं इस कोर्स में आपकी सारे सब्जेक्ट में मदद करता हूं। देखो जैसे आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, ये मैंने इंडियन हिस्ट्री में बच्चों को अपने ओरिजिनल नोट शेयर कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स आप मेरी जानते ही हैं, मैं उसमें बताने की दो राय नहीं है। हिस्ट्री के डेमो क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई हैं। उद्यमिता जैसे सब्जेक्ट को मैं भी आसान बनाते हुए आपको प्रदान कर रहा हूँ। एक यूनिट ही करी थी, उससे 5 क्वेश्चन आ गए थे, उसका भी मैंने विद प्रूफ जो है आपको दे दिया। और प्राइम मेंबर्स को मैंने जो है वादा करा है बच्चों कि जो भी मेरे प्राइम मेंबर्स बनते हैं मैं उनकी लागत का 3 गुना, मतलब आपको मैं लगभग 15,000 की सुविधाएं दूंगा मेरे इस कोर्स पे, ऐसा समझ लो। आप देखो यहाँ पर प्री की जो अलग से बैच लॉन्च करा है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ज्योग्राफी जैसे विषय में भी मैंने यहाँ पर आपकी मदद करी है। पिछले वर्ष के सॉल्व पीवाईक्यू लगा दिए हैं, रोजगार निर्माण के सॉल्व प्रश्न लगा दिए हैं। मतलब एक कोर्स आपकी सारी चिंताओं को समाप्त कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने विवेक अनुसार इस कोर्स को परचेज करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं भी आपको कितनी मदद करके दूंगा जितनी आपको किसी ने नहीं करी होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? आपको आंसर देना है। तो देखो भारत क्या होता है, आप जब तक इसका आंसर दो मैं एक बेहतर आपको फिर से स्टोरी देता हूं। किसी भी देश में बच्चों जो है ना, आप इस बात को समझो कि उद्योग किसी देश के विकास की धुरी होते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? उद्योग किसी देश के विकास की धुरी होते हैं। उद्योग किसी देश के विकास की क्या होते हैं? धुरी होते हैं। समझे बात को? इसी के साथ साथ आगे की कहानी सुनो। इसीलिए भारत के औद्योगिक विकास को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न औद्योगिक नीतियां प्रस्तावित करी गई। इन्हीं को इंग्लिश में मतलब एक तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कहा जाता है। आईपीआर जो है लिखा मिलेगा कई बार बच्चों, ठीक है ना इंग्लिश मीडियम वालों। तो भारत के औद्योगिक विकास के लिए, भारत के संसाधनों के अनुकूलतम दोहन के लिए भारत में भी लगभग आपको कुछ प्रमुख औद्योगिक नीतियां देखने को मिलती है। सर्वप्रथम जो औद्योगिक नीति लाई गई थी वो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो लाई गई थी आपको अप्रैल 1948 में, जैसे ही भारत आजाद हो रहा है उसके एक वर्ष पश्चात, ऐसे मोटे तौर पे मान लो। तो पहली कब हो गई? 1948 में आ गई। दूसरी कब आई आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान से बोलना, 1956 में आ रही। तीसरी औद्योगिक नीति कब आ रही है तो आप बोलना 1977 में आ रही है। चौथी कब आ रही है तो 1980 में आ रही है। इस तरीके से भारत की जो प्रमुख औद्योगिक नीतियां हैं वो कुछ इस प्रकार से आई। इसी के पश्चात नई औद्योगिक नीति लाई जा रही है, पर चूंकि उसके बारे में एक प्रश्न है तो मैं यहाँ पर उसको अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत, या सॉरी पहली औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो सारे प्रावधान है मैं फटाफट उनको बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना। जो पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे उनके पास सारे कंटेंट जैसे आ जाए। ये भारत के या स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी। इस प्रकार से एक पॉइंट आपको लिख लेना है। तो पहली औद्योगिक नीति हो गई। इसे प्रस्तावित करने का श्रेय जो जाता है बच्चों, वो जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। किसको जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ये पॉइंट हो गया एक। तो उसके बाद में बात करते हैं। देखो भारत ने यहाँ पर कहीं ना कहीं मिश्रित, या भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे समझ लो कि यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित पूंजीवाद की तरफ जो है शिफ्ट हो रही है। वैसे तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ से जो है मिश्रित पूंजीवाद की तरफ शिफ्ट हो रही है। किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है? मिश्रित पूंजीवाद की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है? देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ आप समझते हो, प्लस उसमें पूंजीवाद को और जोड़ के देखो तो आप समझ जाओगे कि भारत अब जो है ना कहीं पैसा कमाने की राह पर भी थोड़ा सा ज्यादा अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। इस बात को समझे। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी वो श्रेणियां होती हैं? तो सबसे पहली श्रेणी हो जाती है सरकारी उद्योग, ऐसा समझ लो आप एक तौर मोटे तौर पे। दूसरा जो है आपका दूसरा नंबर आता है जो संयुक्त उद्योग आ जाता है। संयुक्त मतलब एक तरीके से आप जो है एक सहकारी प्लस निजी कर लीजिए, तो सहकारी प्लस निजी आ जाता है।
फिर तीसरा आ जाता है आपका जो है निजी, और चौथा आ जाता है अन्य। तो इस प्रकार से उद्योगों को कैटेगराइज कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। तो आई थिंक अब आपको यहाँ से उतना सफिशिएंट कंटेंट मिल गया होगा। बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी के लिए आप डिटेल में मेरी क्लास देखें। ये संपूर्ण क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे डली हुई हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखा जाए, नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत नीचे दिए गए सभी क्षेत्रों में से किस एक को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस लेना जो है आवश्यक था? फटाफट बताइए। ठीक है बच्चों, मेरा एक प्रयास है, देखिए स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, बावजूद इसके मैं सिर्फ इतना प्रयास कर रहा हूं कि आपकी क्लासेस में मैं कंटिन्यूटी रखूं और आपको के जो है संपूर्ण प्रेम मिलता रहे। तो हम और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और इस बार हमने बहुत अच्छा टारगेट लिया है आप लोगों के लिए, तो मैं उस पर भी खरा उतरने की कोशिश करूंगा। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत नीचे दिए गए सभी क्षेत्रों में से किस एक को छोड़कर बोल रहा है बच्चों। तो देखो, नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत यदि आप इन सारे इनको ऑप्शंस को चेक करोगे तो कहीं ना कहीं देखो, इसको ऐसा समझो कि जब भी कोई सरकार कोई औद्योगिक नीति लाती है तो वहां पर सरकार एक कोशिश करती है कि हम सबसे पहले सारे क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखें। तो सारों को तो नहीं रखा जा सकता, तो मुख्य मुख्य क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखा जाता है। तो दैट मीन्स देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सेगमेंट है, ऐसा समझ लो। सिगरेट और तंबाकू अच्छा खासा पैसा यहीं से आता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। विनिर्दिष्ट खतरनाक रसायन, तो कहीं ना कहीं आंसर होना चाहिए ए। तो कभी कभी क्या है ना, यदि प्रश्न का आंसर एग्जाम में ना बन रहा हो तो कुछ नहीं करना है, ऑड वन आउट को खेलना है। किसको खेलना है? ऑड वन आउट को खेलना है। ऑड वन आउट मतलब आप थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करना होता है आपको इसमें से। अब फिर सोचो, देखो यहाँ पर अच्छे से सोचोगे तो एरोस्पेस आ रहा है, टोबैको आ रहा है और हाजार्डियस केमिकल आ रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेट होते हुए तो ये दिखेंगे, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हुए दिखेंगे एज कंपेयर टू कपड़े। समझे बात को? तो ऐसे भी आप इसको जो है बाहर कर सकते हो। ये एक तरीके से निंजा टेक्निक के तौर पे जानी जाती हैं या शॉर्ट ट्रिक के नाम से जानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा हो जाए। औद्योगिक बीमारी के क्या कारण हैं? जब तक आप आंसर दें तब तक मैं इसकी डिटेलिंग आपको कर दे रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। मेरे कल ही की क्लास थी और लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने बोला सर हमको चैनल नहीं मिल रहा था, पहली बार चैनल सर्च में मिला, तो मैं आपका आभारी हूं बच्चों। देखिए, हम कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, मैं बस अपनी मेहनत का एक अंश जो है उसका प्रयोग करना चाह रहा हूं ताकि मैं आपको अपना बेहतर कुछ दे सकूं, ठीक है? चलिए, औद्योगिक बीमारी के कारण तो इंडस्ट्रियल सिकनेस के संदर्भ में क्या बात आती है, ध्यान से सुनो। जब कोई इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से घाटे में चल रही है, किस में चल रही है? लंबे समय से घाटे में चल रही है, समझे बात को? तो इसको हम बोलते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल सिकनेस का शिकार, मतलब औद्योगिक रुग्णता बोलते हैं हिंदी में। एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? औद्योगिक रुग्णता, औद्योगिक रुग्णता, ठीक है ना? तो इस बेसिस पे आप देखो, कोई कंपनी औद्योगिक रुग्णता का शिकार मतलब घाटे में क्यों चलेगी? एक तो कुप्रबंधन होगा, बिल्कुल सही बात है। वैश्विक स्तर पर देखो क्या होती है, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ जाती हैं जिससे आपके प्रोडक्ट फीके पड़ने लग जाते हैं वैश्विक बाजार में। तो इसके चलते जो है आप इस बात को समझेंगे कि संसाधनों का अपूर्ण विरोहन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अंततः इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा डी। तो जिन्होंने डी टिक करा है वो सही कर रहे हैं। सारे लोग ध्यान से अपने प्रश्नों के आंसर टिक करेंगे, फिर फाइनल कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने आंसर सही हुए हैं। चलिए, उसके बाद में ये देखो, ये हमारा एप्लीकेशन है बच्चों, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है कर लो। मैं आपको कारण बता रहा हूँ, इसमें मैंने आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है और साथ में इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो गूगल प्ले स्टोर चेक करो, अपने यहाँ ओपन करो, किया डालो। किया जैसे ही आप डालोगे तो किया नाम से आपको एक बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे, पर उसका जो है इस तरीके से मिल जाएगा। और इस क्लास की लिंक में भी हमारे एप्लीकेशन की जो है डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक होती है, वहां से भी आप देख लेंगे। यहाँ पर बढ़िया फोटो लगा हुआ है और लिखा हुआ है शिक्षा की भ्रांति नहीं, शिक्षा की क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इससे आपको क्या फायदा होगा वो मैं ये बता देता हूं कि आप जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक पे जाओ, मतलब सॉरी लॉगिन करो, लॉगिन के बाद कंटेंट वाले सेक्शन पे जाना, लेफ्ट कॉर्नर पे कंटेंट दिखेगा, फ्री मटेरियल पे क्लिक करना, फ्री मटेरियल पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये पीडीएफ रखी हुई है यहाँ पर सारी पीडीएफ आ रही है। 700 से ज्यादा करंट अफेयर्स हैं, अभी मैं और अपडेट करके दूंगा आपको एग्जाम के पहले, चिंता मत करो। उसके बाद में यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ, पीवाईक्यूज पिछली ईयर्स के प्री प्लस मेन सबके हैं, बजट आपको मिलेगा देखने को, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पे नया प्रश्न इस प्रकार से रहा, कुछ जल्दी बताइए आंसर क्या हो सकता है। अभिकथन और कारण, इस प्रकार के प्रश्न मैंने पिछली क्लास में बताया था, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ो। ध्यान से सुनो। अभिकथन कहता है 2002 का प्रतिस्पर्धी अधिनियम प्रभावी हुआ और एमआरटीपी अधिनियम प्रतिस्थापित हुआ था। एमआरटीपी अधिनियम अत्यधिक विनियामक था और इससे बाजार से समुचित प्रतिस्पर्धा में कमी आई। बिल्कुल सही बात है। देखो प्रश्न पहला, तो पहले आप देख लो कि ये सब चीजें क्या हैं। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, पहले एक अधिनियम चला था भारत में, जो है हम लोगों ने आर्थिक संकेंद्रण को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक अधिनियम लाए थे, इसका नाम है एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ये कब एक्ट लाया जाता है? 1969 में लाया जाता है। आगे चलकर इसी को प्रतिस्थापित कर रहा है एक अधिनियम के द्वारा, जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 में लाया गया, जबकि प्रभावी होता है मुख्य रूप से 2003 में और पूर्णतः प्रभावित होता है 2009 में। इसमें क्या करा गया, एमआरटीपी अधिनियम जो है अत्यधिक विनियामक था, या रेगुलेटरी ज्यादा था और इससे बाजार में जो है समुचित प्रतिस्पर्धा में कमी आ रही थी, तो अंततः इसको प्रतिस्थापित करा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है वो खुश हो जाओ, जिन्होंने बी नहीं दिया, मतलब ए के अलावा दिया है, वो थोड़ा सा दुखी होना जरूरी है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है? जब तक आप प्रश्न का उत्तर दें तब तक मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं। इस संपूर्ण सेशन में मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखता हूं, उसके पीछे एक कारण है। पिछली क्लासेस में उस कारण को मैं बार बार दोहरा चुका हूं, तो अब मैं उस कारण को नहीं दोहरा रहा हूं। बावजूद इसके मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि वे अभ्यर्थी जो ये सोचते हैं कि सर आप दिख नहीं रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि फिलहाल जो समय है वो इस तरीके से है कि मैं आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं आ पा रहा हूँ। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जल्दी से जल्द 10 दिसंबर के आसपास से जो है बाय थ्रू फेस जो है आपके सामने आने लगूं। पर आपको ये बात भी समझनी होगी मेरे प्यारे बच्चों कि मेरी सूरत से ज्यादा आपको मेरे कंटेंट, मेरे कॉन्सेप्ट, इन पर काम करना होगा। यदि आप इस पे कर लेंगे तो आई थिंक आप जल्दी पास हो जाएंगे। बाकी मैं तो इतना अच्छा दिखता नहीं हूँ, आपको चिंता करने की बात नहीं। चलिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में अब इस प्रश्न को आपको चेक करवाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा करी थी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। 2002 में ये एक्ट लाया गया, मैंने आपको बोला था। और 2003 में इस एक्ट को हमने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, 2003 में इसी एक्ट में हमने क्या करी थी, सीसीआई की स्थापना कर दी थी। इसी के बेसिस पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कर दी। आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके प्री के एग्जामिनेशन में पूछता है, तो आंसर अब बता देना, ये मत कहना अतुल सर ने बताया नहीं था। राघवन समिति का संबंध किससे है? तो आप बोलोगे राघवन समिति का संबंध किससे हो जाएगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। ये इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। उसके साथ में एक और बात मैंने आपको बोली है कि सीसीआई को जो है किसी और एक को अधिनियम को एक तरीके से रिप्लेस करके लाया गया था। तो वो अधिनियम कौन सा होगा ये आपको पता है? जल्दी से बताओ वो अधिनियम कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो अधिनियम हो जाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो वो अधिनियम हो जाएगा एमआरटीपी एक्ट। अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी थी, नहीं याद हो रहा है तो याद कर लो, फिर से बोल रहा हूं, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट कब लाया गया? 1969 में लाया गया। लागू कब से हो रहा है? 1970 से हो रहा है। इतना रट लो, बिल्कुल एक क्वेश्चन सही चला जाएगा। और सीसीआई का प्रश्न मैं तो कहूंगा एग्जाम में आए, मजा आ जाए, थोड़ा सा एग्जामिनर को भी लगे कि नहीं यार ये थोड़े से सरफरे टीचर लोग हैं,
ये हमसे पहले पढ़ा रहे हैं, बाद में उन्हें खुद को पछतावा थोड़ा सा हो जाए। चलिए, तो आंसर तो मैंने बताया ही नहीं और ना आपने पूछा, तो आंसर क्या होगा बताओ? 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? चलो, आंसर सही है जिसने ए टिक करा है। जिसने नहीं करा है वो पोगो चैनल चालू करो अपने टीवी में और पोगो चैनल देखो। तुम पढ़ाई तो करते नहीं हो क्योंकि। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे फिर से रहा, अच्छे से प्रश्न को पढ़िए। सूचियों का आपको मिलान कर रहा है बच्चों। सूचियां सूचियां मतलब एक तरीके से एक तरफ आपको समितियां दे रखी हैं और दूसरी तरफ आपको इन समितियों का संबंध बताना है। मैं आपसे एग्जाम में कहूँ ना तो पीएससी समितियों से संबंधित एक प्रश्न बिल्कुल पूछता है। तो एक समितियों वाली क्लास भी है मेरे पास में, बट मैं तभी दूंगा जब तुम लोग मुझे थोड़ा सा बोलोगे। बिना बोले किसी को कुछ दे दो तो लोग वैल्यू नहीं करते हैं बच्चों, समझे बात को? बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? आजकल लोग जो है ना ऐसे हो चुके हैं कि वो उनको सब चीजें ऐसे ही दे दो तो वो वैल्यू करना छोड़ देते हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि ये संपूर्ण डेटा को ही या इसी के लिए ही कुछ बड़े बड़े संस्थान आपसे फीस वसूल लेते हैं। एमसीक्यू क्लासेस की फीस लीजिए अलग से, जबकि मेन कोर्स परचेज करा हो अलग से। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, आंसर चेक करा जाए क्या। तो देखो, सबसे पहले रंगराजन समिति के संदर्भ में बात आई। तो एक क्लास मैंने आई थिंक कल या परसों ही दी थी, बीवाईक्यू की पुरानी क्लास चेक करो। मैंने बताया था कि हमने चर्चा करी थी विनिवेश की। किसकी चर्चा करी थी? विनिवेश की। विनिवेश को मैंने वहां पर आपसे बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो है प्राइवेटाइजेशन का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्राइवेटाइजेशन का, या एक तरीके से निजीकरण का। समझ गए बात को? किसका? निजीकरण का। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ प्राइवेट, तुम समझ जाना, निजीकरण का। तो इसमें रंगराजन समिति का बहुत अच्छा खासा योगदान था, तो ये हो गया इसका आंसर। करवे समिति आपसे पूछे तो आप शिफ्ट हो जाओ लघु उद्योग पर। किस पर? आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे। आर के हजारी कमेटी भैया औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित थी। आर के हजारी समिति का संबंध किससे हो गया? और अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी का जो है, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी या समिति का संबंध किससे हो गया? लोक उद्यम नीति के पुनरावलोकन से। तो अब चेक कर लो, पहले का है दूसरा। कहां पर है पहले का दूसरा? यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। बिल्कुल सही बात हो रही है भैया। आंसर होगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो जिन्होंने सी टिक करा अच्छी बात है, जिनको नहीं बना है वो क्या करेंगे सुन लो ध्यान से। संपूर्ण सेशन में सारे प्रश्न आपको बने ऐसा कतई संभव कभी नहीं होगा, एक चीज। दूसरा, जिस दिन बन जाए उस दिन ज्यादा गौरवान्वित भी फील ना करें, थोड़ा सा जमीन से जुड़े रहें, हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पीएससी में आपको घमंड तब करना है बच्चों जब आप फाइनल रूप में, एक तरीके से ऐसे समझ लो कि जब आप फाइनल रूप में क्या हो जाओ, मतलब सेलेक्ट हो जाओ, तब आप घमंड कर सकते हैं मेरी तरफ से, अन्यथा उसके पहले आप कोई भी घमंड ना करें। चलो, भारत में उद्योगों तथा विदेशी मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से कुछ अधिनियमों पर विचार करें। तो आपको कंसीडर सम ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। बताओ तो जल्दी, देखें तो तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। उसके बाद कह रहा है इनको सही कालक्रम के अनुसार भी जमाना है। अरे वाह, अच्छा प्रश्न है, मजा आएगा। पढ़िए जरा, बताइए जल्दी क्या आंसर होने वाला है। फटाफट आंसर बताएं। और आवाज आई थिंक बढ़िया आ रही होगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है इसलिए आवाज थोड़ी धीमी है, तो अपने मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ा लो। और एक मैं और बात बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को पता है कि मैंने इन सबको बहुत अच्छे से करना तो सीख लिया है, बट तब भी आप क्या करा करें, जब वीडियो देख रहे हैं ना तो आप अपने वीडियो की क्वालिटीज को थोड़ा सा बढ़ा लें। मिनिमम 420 आपको जो है इसका पिक्सल रखना है। और यदि 700 420 ही होता है ना, नहीं देख लेना भैया, थोड़ा सा इसको मैं भूल रहा हूँ, 420 नहीं 480 होता है। और यहाँ नहीं भी है तो कम से कम आप इस पे जब देखेंगे ना 720 पिक्सल पे, तो और मजा आ जाएगा, अच्छे आपके आंसर चलेगा, मतलब आपको विजिबल अच्छा हो जाएगा सारी क्लास। और स्क्रीन के सामने तो मैं नाचता ही नहीं हूँ, तो आपकी टेंशन खत्म है। तो आपको ये भी टेंशन नहीं है कि हमें स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होगी। चलिए, माफी चाहूंगा थोड़ा सा। चलिए, देखा जाए तो चलो बच्चों बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अब देखो कालक्रम के अनुसार जमाना है, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम लाया गया मेरे प्यारे बच्चों। ये अधिनियम जो है ना आपका 1951 में लाया गया। कब लाया गया अधिनियम?
1951 में 1951 में यह अधिनियम आपके लिए लाया गया। एक बात ये हो गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात की तरफ चर्चा करते हैं। दूसरी बात ये होती है मेरे प्यारे बच्चों की, दूसरा जब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा तो दूसरा अधिनियम आएगा। अभी मैंने चर्चा करी थी एमआरटीपी की, 1969 में ये लाया गया था, ये बात भी सही हो गई। फिर उसके बाद एक और अधिनियम लाया जाता है, इसका नाम है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, दैट इज फेरा। 1973 में फेरा लाया जाता है और आगे चलकर फेरा को प्रतिस्थापित करता है फीमा। फेरा को प्रतिस्थापित कौन करता है बच्चों? फेमा करता है, 199 में करता है। तो ये मैंने इनके एक्ट के टाइम पीरियड आपको लिख दिए। अब मुझे बताओ, क्या आप इसको कालक्रम के अनुसार नहीं जमा सकते? जमा सकते हैं। सबसे पहले आईडीआरए आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आईडीआरए आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको एमआरटीपी को रखना है, एमआरटीपी को रखना है। एमआरटीपी के पश्चात आपको फेरा को रख देना है। किसको रख देना है? फेरा को रख देना है। और फेरा के पश्चात आपको जो है फेमा को रख देना है। किसको रख देना है? फेमा को रख देना है। इस प्रकार से आप एक मोटे तौर पे इन सारी चीजों को कंसीडर कर लें और अब जो है कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। तो आई थिंक आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैं तो आंसर अब नहीं दे रहा हूं इसका, क्योंकि मैंने इतनी डिटेलिंग आपको कर दी है कि यदि मैं इसमें ऑप्शन ना भी बताऊं तो आपको ऑप्शन बन जाना चाहिए। चलो बता देता हूं, बुरा ना मान जाओ, नहीं तो कहो ये कैसे माँ साहब हैं, आंसर भी नहीं बताते। ये तो बता दो। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, और ये ना बने तो तुम समझ लो कि तुम मेरी सेशन में बात सुन भी नहीं रहे। चलो बताते चलो, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ। हाँ बहुत आसान है, जिन लोग आंसर देते जा रहे हैं वो तो सही बात है, वो समझ ही रहे हैं फिर कितना आसान प्रश्न है। आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी मिश्रित अर्थव्यवस्था की, नहीं है तो पुरानी क्लासेस देख लो। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में सारी डिटेलिंग कर रखी है कि क्या होती है, पहले किसने अपनाया, सारी बातें लिखी हुई है। अब बात आती है कि भारत ने कब बताया, तो देखो भारत से पहले इसको अपनाता है फ्रांस। कौन अपनाता है बच्चों? फ्रांस। फ्रांस कब अपनाता है इसको? तो फ्रांस जो है, आपको ऐसे मान लो कि सबसे पहले एक प्रश्न पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? आपका आंसर होगा फ्रांस ने अपनाया। किसने अपनाया? फ्रांस ने अपनाया। फ्रांस के पश्चात भारत कब अपना रहा है? तो भारत अपना रहा है इसको 1948 में। कब अपना रहा है? 1948 में। इस तरीके से आपका आंसर हो जाना चाहिए बी फॉर बॉल। जो जिसने बी टिक करा है उनका सही है, जिन्होंने बी टिक नहीं करा है उनको और अच्छे से कहानी को देखना है। ठीक है बच्चों, तो इस आधार पे ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे कॉम्बो कोर्स से जुड़ जाओ, मजा आ जाएगा। आपको नहीं आए तो बताना, पैसे वापस। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, भारत में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के जो है अधीन किए गए हैं? जल्दी से बताओ। बिल्कुल। Which one of the following industries in India were brought under the broad industrial and board of industrial and financial reconstruction? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कुछ लोग गलत दे रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। देखो सुनो मेरी बात को, एक प्रश्न आएगा BIFR, औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण। आपको पूछेगा इसका संबंध किससे है? आप बोलना सिक इंडस्ट्रीज से। किससे है? सिक इंडस्ट्री। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण, देखो सिक इंडस्ट्रीज में आपको बता चुका हूं, मतलब एक तरीके से जो है बीमार उद्योग बोल दिया यहाँ पे, ये औद्योगिक ग्रुप में कंपनियां बोल दे, आपको इकाइयां बोल दे, तो आपको उससे इसी से जोड़कर देखना है। तो इस संबंध में एक तरीके से एक बोर्ड बनाया जा रहा है जो कि आपका इन्हीं के उत्थान से संबंधित है, इन्हीं के विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष क्या था? तो फटाफट एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग आंसर दीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इस प्रश्न को रोक दिया था, मैंने बोला था आगे इस प्रश्न एक और प्रश्न, इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। क्या था? सबसे पहली औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई, दूसरी कब लाई गई? 1956 में लाई गई, तीसरी कब लाई जा रही है? 1977 में लाई जा रही है, चौथी कब लाई जा रही है? 1980 में लाई और इसके पश्चात ध्यान से सुनना, इसके पश्चात जो है 1900 ऐसा मान के चलो
90 से 91 या 80 से 90 का जो टाइम के बीच का पीरियड था, इस दौरान भारत में जो है वित्तीय संकट आ गया। मतलब भारत के पास कितना पैसा बचा था? केवल 7 दिनों के लिए आयात का पैसा बचा था। मतलब जो स्थिति आज पाकिस्तान और जो स्थिति आज श्रीलंका जैसे देशों की हो गई है, वही इस समय भारत की स्थिति हो गई थी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपके बड़े बहुचर्चित प्रधानमंत्री हैं, 9वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। क्या नाम है? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना। ये कौन है बच्चों? तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं। कौन से नंबर के पूछे तो 9वें नंबर के बता देना, ठीक है। इस तरीके से समझ लो। इन्होंने एक रात्रि में कॉल करते हैं, ये कॉल जाता है मनमोहन सिंह को। किसको जाता है? मनमोहन सिंह को। और संपूर्ण दायित्व जो है मनमोहन सिंह जी के हवाले कर दिया जाता है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को या तो उत्थान होगा या भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में डूबेगी, इस सब का निर्णय करता फिलहाल जो है, ऐसा मान लो कौन थे? आपके मनमोहन सिंह जी। अंततः जो है 24 जुलाई 1991 को, ध्यान से अपडेट को सुन लेना और अपने दिमाग में सेट कर लेना है, कब की बात हो रही है? 24 जुलाई 1991 को। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति लाई जाती है। इस औद्योगिक नीति की घोषणा करता है पीवी नरसिम्हा राव, प्रस्तुत करता है मनमोहन सिंह जी। इसी औद्योगिक नीति के माध्यम से भारत में जो नया टाइम पीरियड आया, जो नया एरा आया, उसी को ही आप एलपीजी के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मतलब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस तरीके से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का यह युग शुरू हो जाता है। बाकी की कहानी थोड़ी देर बाद में सुनाऊंगा। क्लास एंड नहीं हो रही है, ये मत सोचो तुम लोग। मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो तो मुझे समझ में आ जाए। जल्दी से कमेंट करो, थोड़ा सा जल्दी से कमेंट करो। जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी संपूर्ण तैयारी जो है हम विधिवत तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी यही इच्छा है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर करके दे दें, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रखें। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे बच्चों की। एक प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान में सनराइज उद्योग की बात हो रही है, तो सनराइज उद्योग क्या होते हैं? जिसको ना पता हो वो इस क्लास को और ध्यान से देखे, क्योंकि आपको बहुत कुछ नहीं पता है। मैंने आपको बोला है कि अर्थशास्त्र आसान नहीं है, पर हम हर संभव प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र आपके लिए इतना आसान हो जाए कि आपको मजा आए। सनराइज इंडस्ट्रीज आपसे जब पूछेगा तो आपको क्या करना रहेगा? देखो, सनराइज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें परिवहन लागत कम से कम जो है कंसीडर करी जाती है। मतलब ये उद्योग कहीं भी स्थापित करे जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और कहीं से इनको स्थापित करने में किसी प्रोडक्ट की लागत में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः उन उद्योगों को शामिल करा जाता है जिनका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। कौन से उद्योग? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। क्या आंसर समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण और भूमंडलीकरण का उद्देश्य नहीं है? फटाफट अब जो है हम आंसर्स करते हैं, क्योंकि और भी अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण और भूमंडलीकरण का उद्देश्य नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए।
ठीक, चलिए जब तक आप आंसर दे रहे हैं मैं इनको बता देता हूं। उदारीकरण और भूमंडलीकरण मतलब एक तरीके से लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उदार होना। क्या होना? थोड़े तरीके से समझ लो, उदार होना। दैट मीन्स हम सरकारी नीतियों और नियमों को उदार करेंगे। किसको उदार करेंगे? नीतियों और नियमों को। किन की नीतियों और नियमों को मेरे प्यारे बच्चों? सरकारी नीतियों को, नीतियों और नियमों को। इससे क्या होगा? इससे होता है स्वतंत्र बाजार विकसित, या ऐसे समझ लो कि हम बाजार को स्वतंत्र रूप से विकसित होने देते हैं। बाजार को क्या कर देते हैं? स्वतंत्र रूप से विकसित होने देते हैं। और इसी के साथ आता है भूमंडलीकरण। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है? ग्लोबलाइजेशन, मोटे तौर पे ऐसा समझ लो। तो मैं यहाँ पर जी लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना शॉर्ट में, क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्पीड लिखना रहता है तो, और कंटेंट ज्यादा लिखने, स्पेस कम है। तो बात आती है ग्लोबलाइजेशन की। तो इसमें आप ऐसे समझ लो, जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ देते हैं। समझ गए बात को? जैसे हमने इंडियन इकोनॉमी को, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन इकोनॉमी को हमने जो है ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया, तो एक तरीके से ये क्या कहला जाएगा? इंडियन इकोनॉमी को विश्व की सभी इकोनॉमी से जोड़ दिया, तो ये क्या कहला जाएगा? भूमंडलीकरण कहला जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि कोई चीज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है या ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा उत्पादित होती है तो वो भारत में आकर बेच दें। पॉइंट समझे? इंडिया में कोई चीज ज्यादा है, हम उसको जो है ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में या बाजार में जाकर बेच दें। समझ गए बात को? तो इस आधार पर अब देखो, उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो देखो उद्देश्य गरीबों को आर्थिक सहायता में वृद्धि करना, ऐसा कहीं पर नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। गरीबों की आर्थिक सहायता वृद्धि करना तो एक तरीके से कल्याण की बात हो जाएगी। किसकी बात हो जाएगी? कल्याण की। जबकि हम यहाँ पर कल्याण की बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम अप्रत्यक्ष रूप से कल्याण की बात कर सक रहे हैं, पर फिलहाल हम सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम अंततः गरीबों की आर्थिक सहायता कर सकते हैं। 90-91 की नई औद्योगिक नीति में यह सम्मिलित नहीं था। आपको ये बताना है, जल्दी से बताओ क्या सम्मिलित नहीं था? ठीक है, जल्दी से बता दो। चलो, जब तक आप बता रहे हो मैं थोड़ा सा डिटेल कर दूं, यदि आपका मन कह रहा हो। मैंने बोला था ये एलपीजी का एरा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एरा था। तो ध्यान से सुनना, इस कहानी को उद्योग वाला टॉपिक आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, यहाँ से प्रश्न आएंगे। हमने बोला लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, हमने क्या बोल दिया? उदारीकरण बोल दिया। हमने निजीकरण बोल दिया, हमने क्या बोल दिया? निजीकरण बोल दिया। और हमने वैश्वीकरण बोल दिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इतनी बात समझ में आ गए। तो अब इसमें शामिल नहीं था, देखो लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करना इसमें शामिल था। क्यों? क्योंकि इससे आप फिर उदारवाद को नहीं अपना सकते। निजीकरण किया जाना स्वाभाविक था बच्चों, उसके पीछे कारण समझो। निजीकरण यदि आप नहीं करते तो सरकारी उद्योग चल रहे थे घाटे, पैसा कहां से आता? तो हमने सरकारी स्वामित्व का अल्पीकरण करा, मतलब सरकारी कंपनियों को धीरे धीरे हमने बेचा। इसके लिए हमने 3 विधियां अपनाई थी, मैंने आपको बताया था। एक विधि थी प्रतिराष्ट्रीयकरण। क्या थी? प्रतिराष्ट्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। एक विधि थी विनिवेश, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और एक विधि थी आपकी जो है परचेजिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इन 3 विधियों को अपनाया गया ताकि सरकार की पैसा बढ़ सके, सरकार सरकारी कंपनियों के घाटे को कम कर सके इत्यादि, जिस पर प्रावधान थे। विदेशी निवेश की बात होती है तो बच्चों नो डाउट बाहर से ही पैसा मंगाने की बात होगी। देखो जिस प्रकार आपके पास अभी आप जिस स्थिति में हो, पैसा तो आपके पास नहीं है, और जिसके पास हो तो भैया बल्ले बल्ले मनाओ, पर अधिकांश मामलों में पैसे नहीं होते, ये बात देखी जाती है। अन्यथा आप मेरी बात को सुन क्यों रहे होते? सही कह रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, आप बुरा ना माने, ठीक है ना? मजाक कर, अभी तो मैं प्रत्यक्ष नहीं हूं लाइव, नहीं तो मैं और मजाक करता हूं आपके साथ में। चलिए, तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो कोई हमें पैसे देगा, ये बात तो सही है। समझे बात को? तो इस आधार पर नहीं है पूछा है। देखो तो संरक्षण, हम संरक्षण के कारण ही अंततः जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था उसमें फंस गए थे, क्योंकि हमने संरक्षणवाद को ज्यादा अपना रखा था, हम बंद अर्थव्यवस्था में शिफ्ट हो चुके थे। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम मेरे प्यारे बच्चों इस बार के एग्जाम के लिए
यूपीएससी प्री 2025 देने जा रहे हो तो इस स्कीम को प्यार से पढ़ के जाना, अतुल सर सही करवा देंगे। चलो आगे देखते हैं। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड दैट इज मुद्रा भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा कब प्रारंभ करी गई थी, ठीक है ना। तो बेसिकली नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स को या गैर कॉर्पोरेट सेक्टर्स को विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए या आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 8 अप्रैल 2015 से इस स्कीम को, इस योजना को प्रारंभ करा गया। एक पॉइंट ये हो गया। अब मैंने आपको बोला किसको, तो आपको याद रख लेना है गैर कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, गैर कॉर्पोरेट सेक्टर्स को। इतनी बात क्लियर है, गैर कॉर्पोरेट सेक्टर्स को बात हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि इसके अंतर्गत बच्चों 3 प्रकार के ऋणों का वितरण किया जाता है। कितने प्रकार के लोन्स दिए जाते हैं? 3 प्रकार के जो हैं ऋण या लोन की बात आती है, ऋण या लोन्स की बात आती है। ये 3 प्रकार के ऋण या लोन कौन कौन से हैं, तो इनको भी आप ध्यान से सुन लो। ये एक है आपका नंबर है शिशु लोन, दूसरा है आपका किशोर, शिशु के बाद जो है किस पे आ गए अपन, किशोर पे आ गए, और किशोर के बाद बात आ जाती है बच्चों तरुण की। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2024 का जो फाइनल बजट आ रहा है, इसमें इन्होंने तरुण लोन के अंतर्गत राशि को बढ़ा दिया गया है। किसको बढ़ा दिया है? राशि को। तो यदि आपको पता है तो अभी बता दो, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपको फाइनल कमेंट, सारे के कमेंट्स के बाद में आपको क्लास जब एंड हो जाएगी उसके बाद में सबको मैं दे दूंगा। आपको ये बताना है कि 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा मुद्रा स्कीम के तरुण लोन के अंतर्गत कितनी राशि को बढ़ा दिया। क्लियर है प्रश्न? आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आपने यदि हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, एक दिन एक बच्चा जो है छिंदवाड़ा से मेरे साथ जुड़ा, संपर्क में आया, बोले सर हमें लिंक नहीं मिल रही थी। ये सारी चीजें उनके लिए मैं करता हूं क्योंकि अभी हम नए नए हैं। तो आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक यहाँ से मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लो। कॉम्बो कोर्स की लिंक आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, कॉम्बो क्लोज में क्लिक करके। इकोनॉमिक्स प्री और मेंस स्पेशल भी है और इकोनॉमिक्स प्री स्पेशल भी है। ये कोर्सेस यहाँ पर हैं। यूट्यूब से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, आप सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ मुझसे, बड़ा अच्छा लगेगा, दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। चलो, आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे है ये आपको बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से आंसर दो, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है बच्चों। मैं आपको इस प्रश्न को भी थोड़ा सा अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, आप इसको ऐसे समझ के चले जाओ कि प्री 2025 में ये प्रश्न भूल भुलैया के रूप में है। किसके रूप में है? भूल भुलैया के रूप में। भटकते भटकते प्रश्न पूछ लेता है आयोग। कौन पूछ लेता है? आयोग। चलो आंसर देखो, आप मेरी एक बात को बहुत अच्छे से याद रखो। जिस प्रकार आप पंचायती राज पढ़ते हो, कौन सा राज पढ़ते हो? पंचायती सिस्टम पढ़ते हो, पंचायती राज पढ़ते हो। बताओ पंचायती राज में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है? तो आप बोल देते हो सर बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति है 1957 में बन रही है। ये बात सत्य है कि नहीं है मेरी? ठीक है। तो जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में यदि सर्वप्रथम किसी समिति की चर्चा होती है तो वो होती है बलवंत राय मेहता समिति की। तो उसी प्रकार जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी एक तरीके से लघु उद्योग में चर्चा होगी तो सर्वप्रथम यदि किसी समिति से प्रश्न बनता है तो आपका आंसर होना चाहिए आबिद हुसैन समिति या कमेटी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि कुटीर उद्योग वे हैं जिसमें प्रयुक्त होती है। तो आपको अल्टीमेटली वो पूछ रहा है कि कुटीर उद्योग है क्या, बताइए जल्दी। क्या पूंजी की अधिक मात्रा होती है? क्या बाहरी संसाधन के संबंध में चर्चा होती है? पूंजी की कम मात्रा व स्वयं के संसाधन की बात होती है? या इसमें 100 से अधिक मजदूर संलग्न होती हैं? क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से आंसर दीजिए, मजा आने वाला है आपको। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है आपको। हम इकोनॉमिक्स के हर यूनिट्स के सारे प्रश्न 1 बाय 1 करवाते चलेंगे।
बस आपको निरंतर क्लासेस में आते रहना है, अपना प्रेम बढ़ाएं, अपने दोस्तों को बुलाएं, मित्रों तक मेरी क्लासेस को पहुंचाएं और बोलें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर तो करने ही करने हैं। चलो, कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिसमें प्रयुक्त होती है। तो भैया कुटीर उद्योग में पूंजी की कम मात्रा तथा स्वयं के संसाधन की बात आती है, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट प्रश्न, इस बार जो है एमएसएमई से भी प्रश्न बनने वाला है क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो यदि आपसे पूछ ले, ध्यान से सुनना, कि एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट किस वर्ष लाया गया था, तो ये पीएससी प्री के लिए ये भी प्रश्न मेरी तरफ से आप लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट कब लाया गया था? तो आपको बता देना है फटाफट। 2005 नहीं होगा, 2009 नहीं होगा, 2008 भी बिल्कुल नहीं होगा। आया मजा? तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए? 2006। क्या आंसर होना चाहिए? 2006। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए अच्छे से। चलो, संशोधित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2020 के अनुसार सूक्ष्म उद्यम वह है जिनमें निवेश और वार्षिक जो टर्नओवर है वो कितना है। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर दो। ठीक, देखो बच्चों, एमएसएमई, ध्यान से सुनो, अब एक बात को, एक क्वेश्चन और याद हो जाएगा। एमएसएमई दैट मीन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात हुई। इसमें मैंने बोला, आपसे पूछा एक्ट, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, यदि आपको याद आ रहा हो, कि बताया था एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट जो है 2006 में लाया गया। आगे चलकर इसी एक्ट को 2020 में संशोधित कर दिया गया। क्या संशोधित कर दिया गया? 2020 में ये एक्ट संशोधित कर दिया गया। अब नए एक्ट जो है जुलाई 2020 से लागू ये जो एक्ट है, इसमें क्या बात बतलाई गई? ध्यान से पढ़ के जाना, एग्जाम में आएगा ये प्रश्न, समझे बात को। तो इस एक्ट में क्या करा गया है? इस एक्ट में जो है ना, अब इनको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। कितनी श्रेणियों में बांट दिया गया है? 3। 3 में कौन कौन सी हैं? आपकी सबसे पहली है सूक्ष्म उद्योग की बात होती है, उसके बाद में लघु उद्योग की बात होती है, और उसके बाद में मध्यम उद्योग की बात होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न को सुनो। देखो, सारी चीजें बन जाएंगी, बस थोड़ा सा इत्मीनान रखना, जल्दबाजी करोगे ना तो फिर सब कचरा हो जाता है। आपको इस बात को समझना होगा कि अब इन उद्योगों को जो है ना, एक तो निवेश के आधार पर, किसके आधार पर, कितना इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है, और उसके साथ साथ में इसके टर्नओवर के आधार पर, किसके आधार पर, टर्नओवर कितना है, इसके आधार पर इनको क्या कर दिया गया है? क्लासिफाई कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। तो नई परिभाषा के अनुसार अब इन उद्योगों को निवेश और टर्नओवर के आधार पर परिभाषित करा गया। तो इसमें यदि निवेश, ध्यान से सुनना, सारे प्रश्न बन जाएंगे, 1 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ के बीच है, तो इनको हम बोल देंगे सूक्ष्म उद्यम। तो प्रश्न का आंसर तो मिल गया अब आपको, सूक्ष्म उद्यम कौन है। क्या बात समझ गए? आगे बात सुन लो। उसके बाद में यदि निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ है, तो सूक्ष्म के बाद आ जाएगा लघु उद्योग। इनको कौन से उद्योग बोलोगे? फिर लघु उद्योग। और यदि 50 और 250 के बीच का ये है, तो ये हो जाएगा मध्यम। तो आई थिंक आपको एक बेहतर आंसर मिल गया, और एमएसएमई से संबंधित एक प्रश्न का आंसर अब आपको बन जाना चाहिए। चलो, लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको बताना है कि आपको ये क्यों महत्वपूर्ण है, फटाफट बता दीजिए। फिर हम जो है अब जल्दी से जल्दी अपने इन सेशन को एंड भी करेंगे, ताकि आप लोग भी बढ़िया चैन की बांसुरी बजाएं और शांति से सो जाएं। ठीक है, चलो। लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वे बहुत सारे लोगों को रोजगार क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन है? जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल ठीक है, चलो। तो यदि हम भारत के रेफरेंस में, भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे, तो आंसर आपका होना चाहिए हथकरघा उद्योग। कौन सी उद्योग? हथकरघा उद्योग।
तो इस प्रकार साथियों हमने आज जो है उद्योग वाले भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है। कौन से प्रश्नों को? उद्योग, भारत में उद्योग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी कर लिया है। क्या यही प्रश्न करने हैं? मैं आपसे कहूंगा अभी इत्मीनान रखो, आप सिर्फ डेली क्लास को अटेंड करो। अभी आपके पास मोटे तौर पे यदि आप आज की क्लास भी देख रहे हैं तो आज से भी काउंट करोगे तो 50 प्लस दिन है आपके पास में, और 50 प्लस दिन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शांति से हमारे साथ में जुड़ जाना है। मैं कहूंगा आप कुसाइस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एक बेहतर कोर्स कोई सा भी परचेज कर लो। आपको कोर्स परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर चलता हुआ दिख रहा होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें आप लोग। मैं आपके लिए जो संभव मदद होगी उसमें भी करके आपको दे दूंगा। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। तो सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें जो है आप अपना प्रेम दिखाएं ज्यादा से ज्यादा। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं करा है क्लास को वो लाइक कर दो, सेशन को लाइक करो, शेयर कर दो। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओ आपको हमारे सेशंस कैसे लग रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारी क्लास को देखते हैं वे अपना आंसर जरूर दें। देखिए मैं ये तो नोटिस कर पा रहा हूं कि आप मेरी क्लास को देख रहे हैं, परंतु बहुत सारे बच्चे कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो कमेंट जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। आपका मैं हृदय से आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना है। जय हिंद साथियों।